तो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स फॉर बीएससी का आज है वीडियो नंबर 3। तो आज के ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाय व्हिच फैक्टर्स, रेट ऑफ रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाय व्हिच फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर ये है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स का फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो बेसिकली रिएक्टेंट का 3 फिजिकल स्टेट होता है, रिएक्टेंट नहीं ऑल टाइप ऑफ मैटर का, जनरली ऑल टाइप ऑफ मैटर का 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। क्या क्या? एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। ओके, तो ऑल टाइप ऑफ मैटर, जनरली ऑल टाइप ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो सॉलिड का इंटर एटॉमिक जो फोर्स है, जो सॉलिड का इंटर एटॉमिक फोर्स है, वो फोर्स क्या है? हाईएस्ट है। सॉलिड में इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट है। गैस में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोएस्ट है। और लिक्विड में क्या है? मीडियम। तो ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है स्टूडेंट्स? दो एटम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो एटम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो जो एटम में, जो दोनों एटम के बीच ये इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो दोनों एटम करीब करीब होते हैं। तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या करता है? एटम को होल्ड करता है, एटम को होल्ड करता है। तो सॉलिड में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट है, गैस में लोएस्ट है और लिक्विड में मीडियम है, लिक्विड में मीडियम है। बच्चों एक रिएक्शन कंसीडर करो, एक रिएक्शन कंसीडर करो। क्या है रिएक्शन? CH4। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2। तो बच्चों ये रिएक्शन कैसे होगा? ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गए। तो क्या निकलेगा? तो बच्चों पहले क्या हुआ? ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ, यस और नो। पहले यहां पे एक कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, यहां पे एक क्लोरीन एंड क्लोरीन बॉन्ड टूट गया। उसके बाद क्या हुआ? कार्बन एंड क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोई रिएक्शन होता है, जनरली जब कोई रिएक्शन होता है तो बॉन्ड क्लीवेज होता है। जब कोई रिएक्शन होता है क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड क्लीवेज? बच्चों बॉन्ड क्लीवेज का मतलब ये है बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड टूट जाता है। बच्चों जब बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड को टूटने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जो बॉन्ड वीक होगा उसको टूटने के लिए लो एनर्जी चाहिए। तो सॉलिड में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाईएस्ट है। ये सर नो, सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाईएस्ट है। तो जो रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में होगा, जो रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में होगा उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने में हमको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। ये सर नो, ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब रिएक्शन स्लो हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्लियर? मैं फिर एक बार बताता हूं कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है,
सॉलिड में जो एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट होता है। तो सॉलिड को जो रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में होगा उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा रिएक्शन को ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन का स्पीड, रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो जो रिएक्शन में रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट पे होगा, जो रिएक्शन पे रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट पे होगा तो वो रिएक्शन स्लो रिएक्शन हो जाएगा। एक्सेप्शन भी है बट जनरली। तो गैस में क्या होता है बच्चों, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोएस्ट है, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोएस्ट है। यानी जो रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में होगा, जो रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में होगा उसको ब्रेक करने के लिए हमको लो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि हम स्पीड में प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी रिएक्शन स्पीड होगा। तो बच्चों जब रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में होता है, जब रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में होता है तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, लो हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन लो हो जाता है। जब रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में होता है तब रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है, एंड जब रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में होता है तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मीडियम होता है। क्या होता है, मीडियम होता है। ओके क्लियर। तो रिएक्शन हैविंग रिएक्टेंट्स इन सॉलिड फॉर्म, reaction having reactants in solid form show low rate of reaction, that is slow rate of reaction. Having gaseous reactants show high rate of reaction, and having liquid reactants show medium rate of reaction. Okay clear। ये हो गया हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो दूसरा पॉइंट है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यहां पे बच्चों नेचर रेफर करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सपोज बच्चों तुम्हारे पास दोनों रिएक्टेंट्स है, तुम्हारे पास दोनों रिएक्टेंट्स है, एक रिएक्टेंट है AB, दूसरा रिएक्टेंट है CD। ओके तुम्हारे पास दो रिएक्टेंट्स है, एक रिएक्टेंट है AB, दूसरा रिएक्टेंट है CD। तो AB में सपोज 2 बॉन्ड्स है, कितने बॉन्ड है, दोनों 2 बॉन्ड्स है AB में। CD में कितने बॉन्ड्स है, सपोज CD में 5 बॉन्ड्स है। तो बच्चों दोनों दोनों बॉन्ड को टूटने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा या 5 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो 5 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा टाइम लगेगा। CD में 5 बॉन्ड्स है तो इसको तोड़ने के लिए वेरी मच मोर टाइम लगेगा। इसको AB में 2 बॉन्ड्स है, इसको तोड़ने के लिए कम टाइम लगेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिएक्शन हो जाएगा स्पीड रिएक्शन, ये रिएक्शन हो जाएगा स्पीड रिएक्शन, ये रिएक्शन हो जाएगा स्लो रिएक्शन। ओके तो जो रिएक्टेंट पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स लेस होता है, जो रिएक्टेंट पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स लेस होता है वो रिएक्टेंट का रिएक्शन स्पीड होता है, और जो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होता है, जो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होता है वो रिएक्टेंट जो भी रिएक्शन में होगा वो रिएक्शन स्लो अप हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जनरली नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। तो ये हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। सपोज हमारे पास वही एग्जांपल लेते हैं, दोनों रिएक्टेंट से एक है AB दूसरा है CD। तो AB का कंसंट्रेशन है 2 मोल पर लीटर, CD का कंसंट्रेशन है 5 मोल पर लीटर। तो AB का कंसंट्रेशन क्या है, लो है,
CD का कंसंट्रेशन हाई है। बच्चों एक लॉ है, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। वो लॉ क्या बोलता है? कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन, और लॉ बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का स्पीड डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। ये कौन सा लॉ बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant। अगर reactant का concentration ज्यादा होगा तो rate of reaction ज्यादा होगा, अगर rate of reactant का concentration कम होगा, reactant का concentration लेस होगा तो rate of reaction भी स्लो होगा। तो CD का concentration हाई है तो यहाँ पे rate of reaction हाई होगा। CD का कंसंट्रेशन हाई है तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। यहाँ पे AB का कंसंट्रेशन लो है इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव टू टेम्परेचर। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली ही डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। ओके, क्यों ऐसा होता है? बच्चों टेम्परेचर में एक एनर्जी होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर में एक एनर्जी होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। सपोज देखो एक रिएक्शन AB हो, AB एक रिएक्शन का रिएक्टेंट है, तो AB क्या है? एक रिएक्शन का रिएक्टेंट है। सपोज A एंड B के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो AB एक रिएक्टेंट है, AB के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए। ओके, तो सपोज तुमको 100 किलो जूल एनर्जी देने में 10 मिनट टाइम लगेगा। क्या लगेगा? 10 मिनट टाइम लगेगा। तो 100 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद रिएक्शन होगा, AB का बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन होगा। सपोज तुमने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तुमने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या होता है? थर्मल एनर्जी इंक्रीज होता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कहीं भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसका मतलब क्या है? हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सपोज हमने 20 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 10 किलो जूल एनर्जी, 10 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड हुआ, 10 किलो जूल थर्मल एनर्जी प्रोवाइड हुआ। तो AB बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, AB बॉन्ड को, तो ये क्या हुआ? 20 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में, 20 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में 10 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड हुआ। किससे? टेम्परेचर से। ओके, अभी देखो, तो AB का बॉन्ड तोड़ने के लिए, AB का बॉन्ड तोड़ने के लिए तुमको 100 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करना था। तो 100 किलो जूल एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए तुमको 10 मिनट टाइम लगता था। तो यहां पे क्या हुआ? 10 किलो जूल एनर्जी किसने प्रोवाइड कर दिया? किसने प्रोवाइड कर दिया? टेम्परेचर ने प्रोवाइड कर दिया। किसने प्रोवाइड कर दिया? टेम्परेचर ने प्रोवाइड कर दिया। तो तुमको कितना एनर्जी प्रोवाइड करना है अब? 90 किलो जूल। तो 90 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसके कंपैरेटिव में तुमको कितना टाइम लगेगा? 9 मिनट टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 9 मिनट टाइम लगेगा। क्या हुआ बच्चों? टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया। यहां पे 10 मिनट टाइम लगता था, यहां पे 9 मिनट टाइम लगेगा।
तो ये जो थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर से जो थर्मल एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी क्या करेगा, जो रिएक्टेंट के बीच जो बॉन्ड होगा, रिएक्टेंट के बीच जो बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हेल्प करेगा, वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हेल्प करेगा। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर डाउन करने से रेट ऑफ रिएक्शन डाउन होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, क्या, कोई भी रिएक्शन पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो रिएक्शन का स्पीड डबल होता है। क्या होता है, वो रिएक्शन का स्पीड डबल होता है। क्यों, कोई नहीं जानता, ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फैक्ट है। अगर कोई रिएक्शन में तुम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करोगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा, वो रिएक्शन का स्पीड डबल हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन का स्पीड को कंट्रोल करता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है। ओके, तो कैटलिस्ट एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन का स्पीड को कंट्रोल करता है। कैटलिस्ट एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन का स्पीड को कंट्रोल करता है। ये रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा भी सकता है, रिएक्शन का स्पीड को घटा भी सकता है। तो जो रिएक्शन कैटलिस्ट 2 टाइप्स के हैं, कैटलिस्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या है, एक है पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्या है, एक है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो बच्चों, जो कैटलिस्ट रिएक्शन का स्पीड को, जो कैटलिस्ट रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज करता है, जो कैटलिस्ट रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज करता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो कैटलिस्ट रिएक्शन का स्पीड को डिक्रीज कराता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो अगर रिएक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, रिएक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, तो रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर रिएक्शन में नेगेटिव कैटलिस्ट है, रिएक्शन में नेगेटिव कैटलिस्ट होगा, तो रिएक्शन का स्पीड को कमा देगा, रिएक्शन का स्पीड को कमा देगा, यानी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट increases rate of reaction and presence of negative catalyst decreases rate of reaction. Okay, decreases rate of reaction. तो चलिए देखते हैं कैसे इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है। तो यहां पे हम एक ग्राफ करते हैं। ये ग्राफ में एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम ऑफ रिएक्शन, और प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, और प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन। यहां पे है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और सिंपली लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे है प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसे हो रहा है, यहां पे है पोटेंशियल एनर्जी। सपोज बच्चों तुमको एक रिएक्शन करना है, क्या रिएक्शन करना है, NaCl प्लस वाटर, NaCl plus water produces HCl plus NaOH। तो NaCl plus water produces HCl plus NaOH, ये रिएक्शन तुमको करना है। तो NaCl and water यहां पे क्या है, रिएक्टेंट है, HCl and NaOH यहां पे क्या है, प्रोडक्ट है। तो जब NaCl एंड वाटर, इनके बीच क्या है, बॉन्ड है,
तो बच्चों जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी रिएक्शन होगा, यस और नो। जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी रिएक्शन होगा, ओके। जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा तब रिएक्शन नहीं होगा। सपोज जब NaCl एंड वाटर इनका एनर्जी 100 किलो जूल हो जाएगा, 100 किलो जूल हो जाएगा, इनका बॉन्ड टूट जाएगा। समझ सकते हो, जब NaCl एंड वाटर का एनर्जी 100 किलो जूल हो जाएगा तब इन्हें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो 100 किलो जूल को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्ड क्लीवेज। जो एनर्जी स्टेट अटेंड करने से ये बॉन्ड टूटता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो नॉर्मली एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। सपोज NaCl एंड वाटर के पास कितना एनर्जी है? 40 किलो जूल एनर्जी है। तो NaCl एंड वाटर का सपोज ओनली NaCl का लेते हैं, तो NaCl का बॉन्ड को तोड़ने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो NaCl का पास है 40 किलो जूल एनर्जी, तोड़ने के लिए कितना चाहिए? 100 किलो जूल एनर्जी। NaCl का पास कितना है? 40 किलो जूल एनर्जी। तो हमको देना कितना है? 60 किलो जूल एनर्जी। यस और नो? तो ये 100 किलो जूल एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। 40 जूल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जो 60 जूल है ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? तो जो एनर्जी प्रोवाइड करने से the amount of energy provided to the molecule to attain the threshold energy state, threshold energy level तक जाने के लिए तो NaCl का थ्रेशोल्ड एनर्जी है 100 किलो जूल। 100 किलो जूल एनर्जी पाने से NaCl टूट जाएगा, लेकिन NaCl का पास है 40 किलो जूल एनर्जी, तो हमको देना है 60 किलो जूल एनर्जी। 60 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करने से NaCl थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट पे रीच कर जाएगा, पहुंच जाएगा। तो जो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से एक मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट अटेंड करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एक्टिवेशन एनर्जी। सपोज बच्चों ये हो गया क्या? ये क्या हो गया? 100 किलो जूल यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट से जब NaCl मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट पर होगा, उसका बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन अभी उसके पास कितने एनर्जी है? 40 किलो जूल एनर्जी। क्या है बच्चों? 40 किलो जूल एनर्जी। ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के पास कितने एनर्जी है? 40 किलो जूल एनर्जी। उसको कितना एनर्जी चाहिए? 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो हमको बच्चों क्या करना है? 60 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो हमको क्या करना है बच्चों? इतना 60 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करना है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट टू रीच इन थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट। तो जब ये मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाएगा, उसका बॉन्ड टूट जाएगा। क्या होगा? उसका बॉन्ड टूट जाएगा, फिर नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यानी वो एनर्जी लूज करेगा। इसका हिस्ट्री तुम जानते हो, कैसे होता है तुम जानते हो। तो फिर एनर्जी लूज करके ये क्या करेगा? प्रोडक्ट देगा। अगर ये तो मुझको बताना था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो ये 40 किलो जूल से लेकर 100 किलो जूल तक रीच कराने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? 40 किलो जूल एनर्जी।
सपोज तुमको 40 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करना है, 40 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करना है। सपोज तुम प्रोवाइड करते हो एनर्जी और कोई मॉलिक्यूल आके 10 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड कर देगा अपनी तरफ से, और कोई मॉलिक्यूल आके 10 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सपोज 10 दे दिया, तुमको कितना देना पड़ेगा, 30 किलो जूल एनर्जी, 30 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि और कोई 10 किलो जूल एनर्जी दे दिया है। सपोज तुमने एनर्जी दे रहे हो, कोई तुमसे 10 किलो जूल एनर्जी ले गया, तुम दे चुके हो 20 किलो जूल एनर्जी, तुम 20 किलो जूल एनर्जी दे चुके हो, किसको, कंपाउंड को 20 किलो जूल एनर्जी दे चुके हो। उससे सपोज 10 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड कोई ऑब्जर्व कर लिया, क्या कर लिया, वो मॉलिक्यूल से 10 किलो जूल एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया। तुम 20 दे चुके हो, 20 किलो जूल एनर्जी तुम दे चुके हो, लेकिन उसके बाद भी वो मॉलिक्यूल से कोई 10 किलो जूल एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया। तो मॉलिक्यूल के पास कितना है, कितना है बच्चों, मॉलिक्यूल के पास कितना है, 10 किलो जूल एनर्जी। तुमको देना कितना है, 60 किलो जूल एनर्जी। कितना देना है, 60 किलो जूल एनर्जी। तुम 20 दे चुके थे और कितने देने थे, 40 देने थे, लेकिन और 10 किलो जूल एनर्जी किसने ले लिया, किसने ले लिया। तो अभी कितना है एनर्जी, 10 किलो जूल एनर्जी है। तो तुमको फिर 50 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा, तुमको फिर 50 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा इसको 60 में रीच कराने के लिए। तो तुमने टोटल कितना एनर्जी दिया, 50 प्लस 20 = 70। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। इसका मतलब वो खुद कुछ एनर्जी दे देता है, वो खुद कुछ एनर्जी दे देता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट जब होता है एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी विथ पॉजिटिव कैटालिस्ट, विथ पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, अपनी तरफ से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव कुछ एनर्जी ले ऑब्जर्व कर लेगा। नेगेटिव कैटालिस्ट कुछ एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा, यानी तुमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यहां पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विथ नेगेटिव कैटालिस्ट। तो जब पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है, जब पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, जब नेगेटिव कैटालिस्ट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। क्लियर, तुमको यही पॉइंट याद करने हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन एंड नेगेटिव कैटालिस्ट डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। और दोनों छोटे छोटे पॉइंट से क्या है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिंपल, प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होगा, लाइट के होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लाइट के होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ लाइट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्शन होने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा, रिएक्शन होने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा तो रिएक्शन स्पीड अप होगा। अगर सरफेस एरिया कम जाएगा, घट जाएगा तो रिएक्शन करने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो रिएक्शन स्लो अप हो जाएगा। तो सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्शन स्पीड अप होगा, अगर सरफेस एरिया कम जाएगा तो रिएक्शन भी स्लो अप हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर factors affecting rate of reaction. Okay, thank you.